नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो आगामी सी टेट का एग्जाम होगा 2025 में। इसमें 6 क्लास की न्यू एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें है भू आकृतियां और जीवन। इसमें भूमि की आकृति कैसे है और जीवन कैसे है। भूमि की आकृति में पहाड़ है, पठार है और ये सब है। हर चैप्टर जो है एक कोटेशन से शुरू होता है। यहाँ भी कोटेशन है। मनुष्य को बोझ से मुक्त होकर अनेक ऊंचाइयों, ढलानों, विशाल मैदानों वाली विविध शक्तियों से संपन्न पौधों को धारण करने वाली पृथ्वी हमारे लिए फैले और हमें अपनी समृद्धि दिखाएं। पृथ्वी मेरी माता है और मैं हम उनके बच्चे हूं। यह अथर्ववेद में है। भूमि सुक्त पृथ्वी के भजन के लिए है। इसके बाद यह है पहाड़ आएगा, पठार आएगा, नदियां आएंगी। तो ये भू आकृति हमारे ग्रह की सतह पर भू आकृति हमारे ग्रह पृथ्वी की सतह पर एक भौतिक विशेषता है। भू आकृतियां लाखों वर्षों में आकार लेती हैं और इनका पर्यावरण और जीवन से महत्वपूर्ण संबंध होता है। इन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: पहाड़, पठार और मैदान। भू आकृतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पहाड़, पठार और मैदान। इन भू आकृतियों में अलग अलग जलवायु होते हैं और ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। मनुष्य ने सभी भू आकृतियों के साथ अनुकूलन कर लिया है, लेकिन विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों पर रहने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में अलग अलग है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वत क्या है। पहाड़ वे भू आकृतियां हैं। पर्वत यानी पहाड़ वे भू आकृतियां हैं जो आसपास के भूदृश्य से बहुत ऊंची होती हैं। उन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलानों और सकरी चोटी से पहचाना जा सकता है। उनकी ऊंचाई के आधार पर कुछ पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं। कम ऊंचाई पर हर गर्मियों में बर्फ पिघलती है और बर्फबारी भी होती है। पर पहाड़ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ों के बारे में आपको यहाँ दिया गया है। ये पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और यहाँ से ऐसे नदियां निकलती हैं। नदियों को पानी देने वाले पानी में बदल जाता है। ऊंचाई पर बर्फ कभी नहीं पिघलती, जिससे पहाड़ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कम ऊंचाई, कम तीव्रता ढलान और गोलाकार शीर्ष वाले अन्य ऊंचे क्षेत्रों को पहाड़ी कहा जाता है। वर्षा किसे कहते हैं? वायुमंडल से किसी भी रूप में जमीन पर पहुंचने वाले पानी, वर्षा, बर्फ और ओले को सामान्य रूप से कहते हैं। बर्फ क्या है? अगर आप हिमालयी क्षेत्र जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में नहीं रहते हैं तो आपने शायद कभी बर्फ नहीं देखी होगी। भारत के बाकी हिस्सों में ज्यादातर वर्षा बारिश और ओलों के रूप में होती है, लेकिन ज्यादातर ऊंचाई अगर ठंड ज्यादा है तो बर्फ गिरेगी, जो परिदृश्य को एक नरम और सुंदर सफेद कंबल से ढक लेती है। बर्फ और ओले ठोस अवस्था में पानी की वर्षा के अलावा कुछ नहीं है। यह है पर्वत। यह पर्वत है माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत का नाम है माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत का नाम है माउंट अंकोकागुआ। इस पर्वत का नाम है माउंट किलिमंजारो। और इस कंचनजंगा पर्वत, माउंट अनामुदी, विश्व के 6 पर्वत के चित्र दिखाए गए हैं। दुनिया के ज्यादातर पहाड़ पर्वतमालाओं में बटे होते हैं।
दुनिया के ज्यादातर पहाड़ पर्वतमालाओं में बटे हुए हैं, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ पर्वतमालाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष ऊंचाइयां दी गई हैं। 3.3 वाले जो चित्र में है, एक साथ रखकर ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्ष ऊंचाई का दृश्य प्रभाव दिखाया गया है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत, चीन और नेपाल के बीच है और कंचनजंगा नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछ सकता है कि जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ है, तिब्बत और नेपाल के बीच है, जबकि कंचनजंगा कहाँ है, नेपाल और सिक्किम के बीच है। हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं, माउंट एकानकागुआ दक्षिण अमेरिका में, इंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सवाल आपसे पूछ सकता है। पूर्वी अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो एक अलग थलग पर्वत है जो किसी भी पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है। किलिमंजारो एक ऐसा पर्वत है जो किसी भी पर्वत का हिस्सा नहीं है। पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लांक आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नामुड्डी केरल में, जिसे अनाई पीक के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी और पश्चिमी यूरोप में मोंट ब्लांक कहाँ है, आल्प्स का सबसे ऊंचा चोटी है। ये भी आपके सीटेट के सवाल है, ये भी सीटेट के सवाल है, तो दोनों सीटेट में सवाल पूछे जा सकते हैं। हिमालय की तरह ऊंची और नुकीली चोटियों वाले पहाड़ अपेक्षाकृत युवा हैं, जिसका मतलब है कि वे पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में बने हैं, लेकिन यह अभी भी लाखों साल पहले की बात है। अरावली पर्वतमाला की तरह छोटे और अधिक गोलाकार पहाड़ और पहाड़ियां बहुत पुरानी हैं और कटाव के कारण गोल हो गई हैं। कभी कभी हिमालय की तरह उत्थान के साथ साथ कटाव आज भी जारी है। विज्ञान में ऐसी प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में अधिक जानेंगे। यहाँ हम केवल इतना ही कहेंगे कि दुनिया के कुछ पहाड़ जैसे हिमालय अभी भी ऊंचाई में बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर नीचे जो है क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। तो जहां से कोई मिट्टी और पत्थर आ जाते हैं वो क्या होते हैं, उठ जाते हैं। पर्वतीय पर्यावरण, पहाड़ी ढलानों पर अक्सर एक प्रकार का जंगल होता है जिसे माउंट फॉरेस्ट कहा जाता है, जहां पाइन, फिर स्प्रूस और देवदार जैसे शंकुधारी पेड़ आम हैं। ये शंकुधारी पेड़ लंबे और शंकु के आकार के होते हैं, जिनमें पतली नुकीली पत्तियां होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, काई और झाड़ियां उग जाती हैं। लाइकेन, कालिदास की एक लंबी कविता जो 2 छंद में लिखे गए हैं, जो कम से कम 1500 साल पहले हुए थे, जिन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि माना जाता है। प्राचीन भारत का महान कवि किसे माना जाता है, कालिदास। कुमार संभव नामक कविता हिमालय के आह्वान से शुरू होती है। उत्तर दिशा में पर्वतों का स्वामी हिमालय जीवित देवता के समान उदय होता है, जो पृथ्वी के मापन था पश्चिम से पूर्व के महासागरों तक फैला होता है। इससे हवा नीचे आती है, उतरती हुई गंगा के फुहारे लेकर आती है, देव तार के पेड़ों को हिलाती है, मोरों की पूंछ पंख फैलाती है, हिरणों का शिकार करने के बाद पहाड़ी लोगों को ठंडक पहुंचाती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब महासागर क्या है, आप इसके साथ जो है पहाड़ों के देवता को ढूंढ सकते हैं। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है, यहाँ पे आपका ये जो है पर्वतीय है, पेरेग्रिन बाज हिमालय, ये पेरेग्रिन बाज है, ये पहाड़ी खरगोश, सुनहरा चील, कनाडियन लिंक, याक, आइब्रिक्स, ग्रे लोमड़ी, ये सब जानवर हैं जो पहाड़ी, तिदुआ, काला भालू, ये सब पहाड़ी जानवर हैं।
पहाड़ों में गहरे जंगल, पहाड़ों में गहरे जंगल, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और गुफाएं विविध जीव जंतुओं का घर है। उदाहरण के लिए गोल्डन ईगल, पेरेग्रिन बाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइब्रिक्स और हिमालय पहाड़ी खरगोश या ग्रे लोमड़ी और काला भालू, ये सब पहाड़ी क्या हैं? जीव जंतु हैं। गंगा हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी का भारतीय नाम है। अंग्रेजी में गैंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। करीब 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की कई सहायक नदियां हैं, यानी इसमें मिलने वाली दूसरी नदियां, उसमें से कुछ है यमुना, घाघरा भी हिमालय से निकलती है। अन्य जैसे सोन गंगा मैदान के दक्षिण में विंध्य से निकलती है। तो बहुत सारी नदियां कहाँ होती हैं? आकर के इसमें गंगा में मिल जाती हैं। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। ये उत्तर भारत में सीढ़ी नुमा खेती होती है। ऐसी खेती जो है पहाड़ों में होती है, सीढ़ी नुमा। पहाड़ों में जीवन, पहाड़ी इलाका आमतौर पर उबड़ खाबड़ या उबड़ खाबड़ होता है। इसमें खड़ी ढलान होती है। इसका मतलब है कि नियमित खेती केवल कुछ ही घाटियों में ही की जा सकती है। खेती का अभ्यास पहाड़ी इलाकों में किया जा सकता है। ढलानों पर सीढ़ियां काटकर ढलानों को समतल किया जाता है। इसे सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। दुनिया के कई पहाड़ी इलाकों में खेती के बजाय पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती है। पर्यटन अक्सर पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। पहाड़ों की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता कई पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग जैसे खेलों के लिए भी पहाड़ों पर जाते हैं। कई शताब्दियों से लोग पवित्र स्थानों को तीर्थ यात्रा के लिए भी इसे ऊंचे इलाकों की यात्रा करते रहे हैं। लेकिन पर्यटकों ने अत्यधिक आमद से नाजुक पहाड़ी पर्यावरण पर दबाव भी पड़ सकता है। अक्सर सही संतुलन पाना मुश्किल होता है। पछिंद्री पाल छोटी उम्र में ही पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया था और कई महिलाओं ने पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व किया। वो 1942 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है। 1984 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अरुणिमा सिन्हा 22 साल की उम्र में एक दुर्घटनाग्रस्त में अपना एक पैर खो दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से वह 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफल रही और अंटार्कटिका और माउंट विंसन सहित हर महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई और उन्हें 2015 का पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे भारत की पहली महिला जो बछेंद्री पाल है, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी हुई है। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी भूस्खलन होता है। अनियंत्रित पर्यावरण, जाम लग गया, हिमस्खलन, भारी बर्फबारी हो रही है, मूसलाधार बारिश, ठंड का मौसम है। इस तरह से पिक्चर दिखाया गया है। दुनिया भर में कई पारंपरिक समुदाय पहाड़ों की पवित्र स्थान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। माउंट एवरेस्ट जो 8,800 से 49 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कई नाम है। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ, और इसी रूप में पहाड़ की पूजा करते हैं। नेपाली लोग इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी तरह तिब्बत में कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म बान, एक प्राचीन तिब्बती के अनुयायियों द्वारा पवित्र माना जाता है। पर्वत शिखरों के प्रति ऐसा श्रद्धा
भारत के अन्य भागों के साथ दुनिया के अन्य भागों में भी पाई जाती है। पठार। पठार एक भू आकृति है जो आसपास की भूमि से ऊपर उठती है और इसकी सतह कमोबेश समतल होती है। इसके कुछ किनारे अक्सर खड़ी ढलान वाले होते हैं। पहाड़ों की तरह पठार भी पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में युवा या बूढ़े हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण है, तिब्बती पठार जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है, और दक्कन का पठार की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जबकि भारत में दक्कन का पठार ये दक्कन का पठार है, यह कई सौ मीटर ऊंचा होता है। तिब्बती पठार औसतन 4500 मीटर है। यही है कि इसे दुनिया की छत का उपनाम दिया गया है। ये भी सीटेट का सवाल है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? तिब्बत को कहते हैं, तिब्बती पठार को कहते हैं। पूर्व से पश्चिम तक यह लगभग 2500 किलोमीटर तक लंबा है। चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जो के बराबर। मध्य और दक्षिण भारत का दक्कन का पठार दुनिया का सबसे पुराना पठार है में से एक है, जिसका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुआ। जो दक्कन का पठार है वो विश्व का सबसे पुराना पठार है, जो लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी के कारण हुआ। पठारों की तरह पहाड़ों की तरह पठार भी खनिज भंडारण से भरपूर होते हैं। उन्हें खनिजों का भंडार कहा जाता है। नतीजन पठारों पर खनन एक प्रमुख गतिविधियां हैं, जहां दुनिया की कई सबसे बड़ी खदानें पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वी पठार पूर्वी पठार अफ्रीकी पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज विशाल भंडार पाए जाते हैं। दुनिया भर में पठारी वातावरण बहुत विविधता है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टियां होती हैं, जिन्हें मैदानों की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है, इसीलिए खेती के लिए कम अनुकूल है। लावा पठार जो ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से होते एक अपवाद है, क्योंकि इनमें अक्सर समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए होती है? कपास के लिए होती है, और यह एक अपवाद है जो ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण पाई जाती है। पठार कई शानदार झरनों को भी जन्म देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल्स, छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग फॉल्स ऐसे कुछ झरने हैं। नोहकलिकाई फॉल्स चिरापुंजी पठार मेघालय में 340 मीटर नीचे गिरता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है नोकलाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है सीटेट के दृश्य। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर सुवर्ण रेखा नदी पर है, और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है, और नोहकलिकाई फॉल्स जो है चेरापूंजी में स्थित है। तीनों आपसे पूछ सकते हैं। यहां पे देखेंगे ये जलप्रपात है, ये चेरापूंजी पठार से निकलता नोहकलिकाई जो है झरना है। अब हमें देखना है मैदान। मैदान वे भू आकृतियां हैं मैदान वे भू आकृतियां हैं जिनकी सतह समतल और हल्की सी लहरदार होती है। इनमें कोई पहाड़ी, पठार या गहरी घाटियां नहीं होती हैं। ये आमतौर पर समुद्र तल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। बाढ़ के मैदान एक प्रकार के मैदान है जो पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों द्वारा निर्मित होते हैं, जहां वे चट्टान, रेत और गाद के कण एकत्र करते हैं, जिन्हें तलछट कहा जाता है। ये तलछट पूरे मैदानों तक ले जाते हैं, जहां नदियां उन्हें जमा करती हैं, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। नतीजे में मैदान सभी प्रकार के फसलों को उगाने के लिए आदर्श है, और इसे भू आकृति कृषि एक प्रमुख आर्थिक व्यवसाय है। मैदान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का भी समर्थन करती हैं।
यहाँ पे है मिसिसिपी नदी, वीरांगना नदी जो है आपका दक्षिण अमेरिका में है, नील नदी यहाँ पे है, सिंधु यहाँ पे देख रहे हैं, तिब्बत यहाँ पे है, हिम और ब्रह्मपुत्र है, यांस्की नदी है यहाँ पे, पेटागोनिया का यह मैदान है, तिब्बती पठार चट्टानी श्रृंखला, नील मैदान जो है यहाँ पे देखेंगे, ये गंगा का मैदान है, मैदानी इलाकों में जीवन, मैदानी इलाकों में जीवन, हजारों साल पहले पहली सभ्यताएं नदियों के आसपास उपजाऊ मैदानों में विकसित हुई। हमारे समय में भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मैदानों में रहा। भारत के गंगा का मैदान, जिसे अक्सर गंगा का मैदान कहा जाता है, लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं, जो कुल भारतीय आबादी का एक चौथाई से भी ज्यादा है। देश के कई अन्य मैदानी इलाकों की तरह यहाँ भी गंगा का मैदान है। दुनिया में इस क्षेत्र के लोग मुख्य व्यवसाय में नदी, मछली पकड़ना और कृषि शामिल है। चावल, गेहूं, मक्का, जौ और बाजरा जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। कपास, जूट, भांग जैसी रेशेदार फसलें भी गंगा के मैदान में उगाई जाती है। पारंपरिक कृषि ज्यादातर वर्षा आधारित रहती है। हाल के दशकों में हालांकि कृषि सिंचाई में बदल गई है, जिसमें नहरों के नेटवर्क के माध्यम से खेतों तक पानी लाया जाता था, भूजल से पंप किया जाता है, जबकि सिंचाई ने कृषि उत्पादन वृद्धि की है। इसने भूजल की कमी, ठीक है, में भी योगदान दिया है। यह क्षेत्र में कृषि में भविष्य के लिए कई चुनौतियां प्रस्तुत की है। गंगा को मैदानों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याओं उच्च जनसंख्या और प्रदूषण शामिल है। गंगा के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसका कारण है कि खेती जो है अच्छी होती है यहाँ पे। यहाँ चाहे पर्वत श्रृंखला हो या मैदान, दुनिया भर में नदियां अपार सांस्कृतिक मूल्य रखती हैं। विशेष रूप से कई समुदायों ने नदी में उद्गम और एक दो अन्य नदियों के संगम को पवित्र माना है। भारत में ऐसे स्थानों पर अनेक त्योहार, समारोह, अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मैदानों की ढलान हल्की होने के कारण नदी नौवहन आसान है और यह बहुत ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। पहले के दिनों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। अगर हड़प्पा सभ्यता देखा जाए तो इसी नदियों के किनारे बसी हुई थी, तो वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी क्या करते थे, नदियों का इस्तेमाल करते थे। गंगा के किनारे फैले इन क्षेत्र को घूमने के लिए नाव का उपयोग करते हैं। यह है आपका गंगा का किनारा। गंगा नदी का परिवहन इस तरह से है। इस अध्याय में हमने 3 प्रमुख भू आकृतियों का अन्वेषण किया, लेकिन इसकी तरह बहुत ही जटिल और विशेषज्ञ अक्सर कुछ और भू आकृतियों को परिभाषित करते हैं। ऐसी ही एक भू आकृति रेगिस्तान है। रेगिस्तान बहुत कम वर्षा वाले विशाल और शुष्क विस्तार माने जाते हैं। उनके वनस्पति और जीव भी अनोखे हैं। कुछ रेगिस्तान गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा का रेगिस्तान, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में थार का रेगिस्तान। अन्य ठंडे होते हैं, जैसे एशिया में गोबी का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान है, और भारत में लेह और लद्दाख का जो है उसे हम ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। कठोर जीवन स्थितियों के बावजूद मनुष्य ने अधिकांश रेगिस्तानों के साथ अपने आप को ढाल लिया। भारत में थार का रेगिस्तान रहने वाले, इसके माध्यम से प्रवास करने वाले समुदायों के पास रेगिस्तानों से संबंधित समृद्ध संस्कृतियां, परंपराएं जैसे लोकगीत, किंवदंतियां हैं। मनुष्य ने जिस विविध तरीके से सभी भू आकृतियों को अपना घर बनाया, वह हमारी अनुकूलशीलता और लचीलेपन का प्रमाण है।
प्राचीन तमिल संगम कविता में 5 तीनियां 5 परिदृश्य हैं जो कुछ विशिष्ट देवताओं, जीवन शैलियों, मनोदशाओं और भावों जैसे प्रेम, लालसा, अलगाव, झगड़ा आदि से जुड़े हैं। यह तालिका केवल 5 परिदृश्यों की विशेषताओं और प्रत्येक के मुख्य माननीय व्यवसायों को सूचीबद्ध करते हैं। यहाँ पे 5 व्यवसाय है, परिदृश्य है। और कुरिंजी क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे शिकार करना और इकट्ठा करना मुख्य इसका काम है। मुल्लई क्या है? घास के मैदान और जंगल है, पशुपालन का काम होता है। मरुदम उपजाऊ कृषि मैदान, खेती के लिए है। निडाल क्या है? तटीय क्षेत्र है, मछली पकड़ना और समुद्री यात्रा है। पलाई क्या है? शुष्क रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में यात्रा करना और लड़ना है। तो इस तरह से 5 क्षेत्र है जो दक्षिण भारत के कविता में मिलता है और यह तमिलनाडु के क्षेत्र में। ये 5 तिनाइयां भू आकृति का एक अलग वर्गीकरण प्रस्तुत करती हैं जो हमने देखा है, लेकिन विविध क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के प्रति गहरी जागरूकता को दर्शाता है। वे मानवता और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक्टिविटीज आ गई, ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज है। जहां पे एक्टिविटीज आए, गतिविधि आए, वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं एनसीएफ 2023 के अनुसार। अब आपको बच्चों के लिए एक्टिविटीज है और इस तरह से इस तीसरे चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना था। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।